हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से आपकी इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जिन साइंस के प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं, ये सारे के सारे प्रश्न आपके चल रहे इस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो हर एक प्रश्न को पहले आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, देखिए कि जो सवाल पूछा गया है आपसे बनता है या नहीं बनता है। सवाल आपसे बनने चाहिए क्योंकि सवाल का जो लेवल है वो आसान है, ठीक है। इजी टू मॉडरेट है, आसान सवाल ज़्यादा है, मॉडरेट सवाल कम है और टफ तो पूछे नहीं जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अगर आपका पेपर है तो आप निश्चिंत रहिए, तैयारी अगर आपने ढंग से की है तो साइंस में कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं होने वाला है और साइंस आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप ऐप पर जा सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप इस वाले सेक्शन में जाना, इसमें जाने के बाद आपको फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको ये सारे PDFs जो है मिलेंगे और इस वीडियो का PDF भी आपको इसी वाले सेक्शन में मिलेगा। अब आइए हम लोग प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। इकोकार्डियोग्राफी में अल्ट्रासाउंड का प्राथमिक उपयोग क्या है। अल्ट्रासाउंड हम लोग उन साउंड को बोलते हैं, वैसे साउंड को बोलते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, जो फ्रीक्वेंसी है वो अधिक होती है 20 किलो हर्ट्ज से, राइट। तो इस इकोकार्डियोग्राफी का उपयोग कहाँ किया जाता है। शॉर्ट में इसी को हम लोग ECG बोलते हैं, ECG। इस प्रकार का कुछ हमें पेपर मिलता है जिस पर ये सारे ग्राफ्स, वेव्स बने होते हैं। तो ये है हमारे हार्ट की एक्टिविटी का रिकॉर्ड। जो हमारा हृदय है उसका जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको पेपर पे उतारा जाता है। इससे आइडिया लगता है कि जो हमारा हृदय है वो कैसे काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है। हृदय की आकृति और कार्य की जांच करना, B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा डॉक्टर्स बोलते हैं कि अपना ECG करवाइए, तो यही ECG होता है, इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं इसे। और हमारे हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को इसमें चेक किया जाता है। यदि पिता से X या Y में से कोई गुणसूत्र मिलता है और माता से हमेशा X गुणसूत्र मिलता है तो लड़का होने की कितनी प्रतिशत संभावना होती है। देखो, मेल की तरफ से 2 प्रकार के शुक्राणु प्राप्त होते हैं भाई। 50% शुक्राणु ऐसे होते हैं जिनमें सेक्स क्रोमोसोम X होता है और 50% शुक्राणु ऐसे होते हैं जिनमें सेक्स क्रोमोसोम Y होता है। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो इनके पास जो अंडाणु होता है वो केवल XX वाला ही होता है। मतलब जितने भी अंडाणु बनेंगे वो सारे X वाले ही होंगे, सारे के सारे X वाले होंगे। अब पुरुष का X शुक्राणु, मादा का X अंडाणु, इनके बीच अगर निषेचन होता है तो कॉम्बिनेशन बनेगा XX और XX कॉम्बिनेशन बनता है, यानी कि एक लड़की जो है वो जन्म लेगी, ठीक, लड़की जो है जन्म लेगी। अगर पिता का Y क्रोमोसोम और माता का X क्रोमोसोम ये दोनों आकर के निषेचित होते हैं तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनेगा XY का और यहाँ से एक लड़का पैदा होगा। तो लड़का होने की संभावना या फिर लड़की होने की संभावना 50-50 है। B हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि 50% चांस है X वाला जाकर के निषेचित करें X वाला शुक्राणु और 50% चांस है कि Y शुक्राणु जाकर के निषेचित करें X से। स्थिर बल किस पर निर्भर करता है। बहुत ही आसान सवाल है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे में त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण दोनों पर। C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब वो क्रिया जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता है ना। वो सारी क्रियाएं जो हमारे इच्छा अनुसार नहीं होता है उन क्रियाओं को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि उल्टी आना, खांसना, छींकना, हृदय स्पंदन दर, श्वसन दर, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये अनैच्छिक क्रिया है जो कंट्रोल किया जाता है मेडुला ऑब्लंगाटा के द्वारा। सिंपली हम लोग मेडुला भी बोल देते हैं। हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं मेनली, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का ही भाग है प्रमस्तिष्क, जिसे हम लोग इंग्लिश में सेरिब्रम बोलते हैं, जो ऑप्शन ए में है।
तो जो भी काम हम सोच समझ करके करते हैं, सोचने वाला जो भी काम है, ये प्रमस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। ये मेडुला आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ, इसी का पूरा नाम मेडुला ऑब्लांगाटा है। ये मेडुला जो है हमारे मेरुरज्जु और ब्रेन को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। साथ में खांसना हो गया, छींकना हो गया, उल्टी आना हो गया, हृदय स्पंदन दर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, श्वसन दर हो गया, इन सारी ही क्रियाओं को इसी मेडुला के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हमारे पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए ये अनुमस्तिष्क होता है। जैसे कि आप 2 पहियों के साइकिल पर आप चल पाते हो, बाइक चला पाते हो, सीधी डायरेक्शन में 2 पैरों पर आप चल पाते हैं, है ना, अपने आप को बैलेंस बनाते हुए, बैलेंस रखते हुए, इनमें जो है अनुमस्तिष्क का रोल होता है। जैसे एक इंसान जो शराब पी लेता है वो लड़खड़ाता है, चल भी नहीं पाता है ढंग से, क्योंकि उसका अनुमस्तिष्क सही से काम नहीं करता है। पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करने में, कंट्रोल करने में इसी अनुमस्तिष्क का रोल होता है। राइट, तो हमारा आंसर यहां पर सी हो जाएगा। राइट, सी हमारा राइट आंसर। एक तार का प्रारंभिक प्रतिरोध 12 ओम है। यदि उसकी लंबाई 1/3 कर दी जाए तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा? R = ρL/A होता है। R सीधा समानुपाती है लंबाई का और व्युत्क्रम अनुपाती है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का या फिर मोटाई का। पहले प्रतिरोध 12 ओम था, अब लंबाई 1/3 कर दिया गया है। अगर लंबाई को 1/3 कर दिया जाएगा तो इसके कारण प्रतिरोध भी 1/3 हो जाएगा पहले का। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए, अगर इसको डबल कर दिया जाएगा, है ना, इसको अगर डबल कर दिया जाएगा तो इसके कारण भी प्रतिरोध आधा हो जाएगा, क्योंकि उल्टा संबंध है, इसको बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा। तो ये कितना हो गया पहले का? पहले 12 ओम था तो अब कितना हो गया? मान लो ये नया प्रतिरोध है R' है तो ये 2 ओम है ना, 3 गुने में 2 6, 6 से 12 काटेंगे 2 बार में। सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मिट्टी में अपघटित नहीं होती है, यानी डिकम्पोज नहीं होती है? ये डिकम्पोज करने का काम जो है कवक है, बैक्टीरिया है, यानी कि सूक्ष्म जीव करते हैं। तो पेड़ पौधों से, जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं हमारे जैव निम्नीकरणीय होते हैं, इनका अपघटन सूक्ष्मजीव बड़ी आसानी से कर देते हैं अपने एंजाइम की मदद से। तो फल के छिलके हैं, कागज है, पत्तियां हैं, ये सारे हो जाएंगे। प्लास्टिक कप नहीं, प्लास्टिक जो है वो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, इनका अपघटन नहीं होगा। मिट्टी में आप छोड़ दो, ऐसे ही पड़े रहेंगे, वर्षों तक पड़े रहेंगे, इनका अपघटन नहीं होगा। आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश हमें नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब हो गया कि प्रकाश जब माध्यम के कण से टकराते हैं तो चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, इसी को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। तो जो आकाश हमें नीला दिखाई पड़ता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। हमारे वायुमंडल में जो धूल कण है ना, और भी जो आपके गैसेज हैं, उनके जो कण हैं, धूल कण हैं, इन सारे से टकराने के बाद प्रकाश फैलते हैं, है ना, और इसके कारण आकाश हमें नीला दिखाई पड़ता है। अगर आप वायुमंडल से बाहर निकल जाओ, वायुमंडल से बाहर निकल जाएंगे तो आपको वायुमंडल मिलेगा नहीं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा नहीं, आसमान आपको काला दिखाई पड़ेगा। तो अंतरिक्ष यात्री को आसमान जो है काला दिखाई पड़ता है और सन, सूर्य एकदम से व्हाइट दिखाई पड़ता है। तो वायुमंडलीय प्रकाश, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ये इंडिकेटर्स के बारे में है, जो अम्ल क्षारक सूचक होते हैं इनके बारे में है। इंडिकेटर्स मतलब अम्ल क्षारक सूचक के बारे में, राइट, अम्ल क्षारक सूचक के बारे में। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, बिल्कुल सही है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल और क्षार की पहचान में सहायक होती है, बिल्कुल सही है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। ये जो फिनोल्फ्थलीन है ये एक संश्लेषित सूचक है, यानी वैज्ञानिकों ने लैब में तैयार किया है। एक क्षारीय सूचक है जो अम्ल को गुलाबी रंग में बदल देता है, बिल्कुल गलत है, केवल कथन एक सही है। देखो फेनोल्फ्थलीन के बारे में आप ध्यान में रखना, जब ये उदासीन है, न्यूट्रल है, ये कलरलेस है, राइट, कलरलेस है, रंगहीन है, ये रंगहीन है। अगर
आप इसको डालते हो एक क्षारकीय विलयन में, ये बेस है, बेसिक है, ये बेस है, क्षार है मान लो, तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये तब भी जो है रंगहीन ही रहेगा। यानी जब ये उदासीन रहे या फिर क्षारीय रहे, ये रंगहीन ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप किसी अम्लीय विलयन में इसको डालोगे, ये रंगहीन से पिंक कलर का हो जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाएगा। तो आप क्या ध्यान में रखेंगे, जो फेनोल्फ्थलीन है ये एक संश्लेषित सूचक है, क्षारीय माध्यम में ये अपने रंग को नहीं बदलता है, रंगहीन ही रहता है, उदासीन है तो भी रंगहीन है। लेकिन जैसे ही हम अम्लीय विलयन में इसको डालेंगे, ये रंगहीन से गुलाबी रंग का हो जाएगा। ठीक, केवल कथन एक सही है। एनोडाइजिंग प्रक्रिया का उपयोग सामान्यतः किस धातु की सतह पर सुरक्षात्मक परत बनाने के लिए किया जाता है? देखो, एल्यूमिनियम के ऊपर ये एल्यूमिनियम मेटल है, इसके ऊपर इसके ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडाइजिंग कहा जाता है। इसके ऊपर ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडाइजिंग कहा जाता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्साइड लेयर है ये, है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट, एक वाहन 180 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, उसे समान मंदन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रोक दिया जाता है। रुकने से पहले वाहन कितनी दूर तय करेगा? देखो, पहले वाहन जो है इस स्पीड से चल रहा था, 180 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, क्योंकि जो आंसर हमें चाहिए वो एसआई मात्रक में चाहिए। तो क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 18 से कटेगा 10 बार में, तो ये 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। और अंत में जाकर इसको रुकना है। आपको त्वरण दिया गया है, देखो आपको मंदन दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मंदन आपको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, यानी त्वरण आपको ऋणात्मक लेना है। मंदन क्या है? ऋणात्मक त्वरण। मंदन बराबर ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। तो अगर मंदन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब कि आपको त्वरण ऋणात्मक लेना है। राइट, आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। राइट, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये गति का तीसरा समीकरण है। 0 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 50 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 2 गुने में त्वरण माइनस 1 और यहाँ से s, यहाँ से s बराबर हो जाएगा, ये माइनस से खत्म हो जाएगा। 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 और बट्टे में 2, ये आ जाएगा 1250 मीटर। सही है ना? सी हमारा राइट आंसर। निलंबन के कणों के बारे में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? निलंबन के ऊपर जब सवाल पूछा जाए, तो अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, है ना, यहाँ से अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे थे तो आपको पता होगा, निलंबन के बारे में जब भी सवाल पूछा जाए तो आपको मैंने कहा हुआ है कि आप जल और रेत, इनके मिश्रण को याद करेंगे। एक बर्तन है ना, मान लो कि कांच का बर्तन है, उसमें आपने जल और रेत का मिश्रण लिया हुआ है, जल लिया था, रेत लिया और उसको मिला दिया। उसको अपने माइंड में रखते हुए इन सारे कथनों को पढ़ो। निलंबन के कणों को बिना किसी उपकरण के देखा जा सकता है। क्या आप जल और रेत के मिश्रण को देखते हैं तो क्या आपको उनके कण दिखाई पड़ते हैं? क्या रेत के कण आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं? बिल्कुल दिखाई पड़ते हैं। तो बिना किसी उपकरण के ही देखे जा सकते हैं, नग्न आंखों से आप देख सकते हैं। निलंबन एक समांगी मिश्रण होता है। क्या ऐसा होता है कि जो पूरा मिश्रण है उसमें हर जगह रेत समान रूप से वितरित हो? मतलब कहीं से भी अगर आप मिश्रण को उठाएंगे तो जितने रेत के कण आपको उसमें मिलेंगे, चाहे आप कहीं से उठा लो, सब में रेत के कण आपको उतने ही मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा, कहीं पर रेत आपको ज्यादा दिखेगा, कहीं पर रेत आपको कम दिखेगा। राइट, तो ऐसा नहीं होगा कि
ये तो हम ये नहीं बोलेंगे कि समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण जैसे कि नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये सारे समांगी मिश्रण होते हैं कि पूरे विलयन में जो भी कण होते हैं वो समान अनुपात में होते हैं। अगर आप जल और रेत का मिश्रण लेते हैं तो कहीं पर आपको रेत के कण अधिक दिखने वाले हैं, कहीं पर कम दिखने वाले हैं, तो ये समांगी नहीं है। कुछ समय तक स्थिर रखने पर निलंबन के कण नीचे बैठ जाते हैं, बिल्कुल सही है। आपने जल लिया, रेत लिया, मिला दिया, अब उसको शांत छोड़ दो आप 2 घंटे के लिए, धीरे धीरे सारे रेत के कण नीचे जाकर के बैठ जाएंगे। तो इसीलिए जो निलंबन है ये अस्थायी होता है। तो 1 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है। हमसे सही कथन ही पूछा गया था, जो कथन 2 है वो गलत है। ये समांगी नहीं, विषमांगी मिश्रण है। निम्न में से कौन सा मिश्रण असमान रूप से बना होता है? असमान यानी कि विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण जो होते हैं आपके कोलाइड होते हैं, है ना, कोलाइड और निलंबन। निलंबन का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, वाटर एंड सैंड, जल और रेत का मिक्सचर। अगर हम कोलाइड की बात करते हैं तो इसमें आप याद रखोगे मिल्क। देखो चीनी का घोल समांगी मिश्रण है। आप चीनी घोल लो पानी में, पूरे विलयन का मिठास एक जैसा होगा। ये विषमांगी मिश्रण नहीं है। सिरका, सिरका क्या होता है? 5 से 8% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। मतलब आपके पास अगर 95 से लेकर के, ऐसे समझो आप कि आपके पास ये पानी है, पानी है, ये पानी कितना है? 95 से लेकर के 92 से लेकर के 95 ml, 92 से लेकर के 95 ml अगर आपने पानी ले लिया और इसमें आपने डाल दिया एसिटिक एसिड, ये कितना डाला आपने? 5 से 8 ml। तो जो मिश्रण तैयार होगा इसी को हम लोग विनेगर बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिरका बोलते हैं। तो ये भी अपने आप में क्या है कि एक समांगी मिश्रण है, और वायु भी समांगी मिश्रण है। मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो मिट्टी में तरह तरह के पदार्थ होते हैं। मिट्टी के किसी एक कोना में जो है आपको कुछ पदार्थ अधिक मात्रा में दिखेंगे, कुछ पदार्थ कम मात्रा में दिखेंगे। जैसे आप ऐसे मिट्टी उठाते हो, ठीक है, तो एक मुट्ठी मिट्टी में ही जो है अलग अलग जगहों पर पदार्थ की मात्रा जो है वो अलग अलग होगी। किसी पदार्थ का कण ज़्यादा मिलेगा, कहीं पर कम मिलेगा। एक समान अनुपात में जो है आपको पूरे मिट्टी में समान अनुपात में हर पदार्थ मिले, ऐसा नहीं होगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4R, 6R और 12R प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आसान सवाल है। 1/R इक्विवेलेंट 1/4R हो जाएगा, प्लस 1/6R हो जाएगा, प्लस 1/12R हो जाएगा। इन सारे का एलसीएम 12R आएगा। ये 3 बार में खत्म, ये 2 बार में, और फिर ये 1 बार में। 1/RP इज इक्वल टू 3 2 5 और 1 6 से उड़ाएंगे 12 को, 1/2R, तो यहां से RP आ जाएगा 2R। बी हमारा राइट आंसर। निषेचन की प्रक्रिया के लिए परागकण को फूल के किस भाग पर पहुंचाना आवश्यक होता है? निषेचन की प्रक्रिया के लिए पादपों में, पुष्पी पादप में निषेचन से पहले परागण होता है। निषेचन से पहले परागण होता है, और परागण क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है कि ये जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं एंथर में, परागकोश में, ये परागकोश है, ये परागकोश है, इसमें परागकोश, इस परागकोश में परागकण बनते हैं। फिर इस परागकण को पहुंचाया जाता है, जो मादा जनन अंग है उसका एक भाग होता है स्टिग्मा वर्तिकाग्र, है ना, वर्तिकाग्र, इस पे पहुंचाया जाता है। ये परागकोश जो है पुरुष जनन भाग है, इसमें पोलन बनता है ना, यानी कि परागकण का निर्माण होता है। ये परागकण जो है, इस परागकण को फिर पहुंचाया जाता है इस वर्तिकाग्र पर, जो कि मादा जनन अंग का भाग है। मादा जनन अंग का भाग है ये स्टिग्मा। अब ये जो
परागकण यहाँ पर पहुंचता है। इसी घटना को पोलिनेशन कहा जाता है, परागण कहा जाता है। अब ये जो पॉलन है इसका स्थानांतरण इस स्टिग्मा पे, वर्तिकाग्र पे कई तरीके से हो सकता है। जैसे कोई कीट है, यहाँ पर आकर के पहले बैठा, उसके बॉडी में वो चिपक गया, फिर ये यहाँ पर आकर के बैठा, तो यहाँ पर ये पॉलन जो है पहुँच गया, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, किसी जानवर के माध्यम से। तो अलग अलग मेथड्स हैं जिसके जरिए ये पॉलन जो है इस परागकोश से इस स्टिग्मा तक, इस वर्तिकाग्र तक पहुँच सकता है। यानी पॉलिनेशन करने वाले एजेंट को हम लोग पॉलिनेटर बोलते हैं, और ये अलग अलग पदार्थ हो सकते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वर्तिकाग्र। राइट, ये ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये जो बीच में ये डंडी जैसा दिख रहा है आपको, इसे हम लोग स्टाइल बोलते हैं, स्टिग्मा स्टाइल। और ये अंडाशय है। ये तीनों मिल करके ही कहलाते हैं पिस्टिल, पिस्टिल कहलाते हैं। और इसी को कार्पल भी कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडप, अंडप कहा जाता है, या फिर इसी को स्त्री केसर कहा जाता है। यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के f और 2f के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? जैसा इमेज उत्तल लेंस में बनता है वैसा ही इमेज अवतल दर्पण में बनता है, वैसा ही इमेज अवतल दर्पण में बनता है। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस होता है और वक्रता केंद्र होता है। इसके स्थान पर उत्तल लेंस में मुख्य फोकस होता है और वक्रता केंद्र के स्थान पर 2f होता है। अब मुझे एक बात बताओ कि अवतल दर्पण के केस में अगर हम वस्तु को मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाद बनता है ना, वक्रता केंद्र से परे बनता है। ठीक ऐसे ही उत्तल लेंस में अगर हम f 2f के बीच में वस्तु को डालते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण 2f से परे बनता है, यानी 2f के बाद बनता है। तो हमारा आंसर 2f के बाहर, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तल लेंस में जो f होता है वो तो f आप मानेंगे ही, जो 2f होता है उसे आप वक्रता केंद्र के जैसा ट्रीट करना और माइंड में जो है अवतल दर्पण को लाना, सेम आंसर आएगा। फर्क क्या होता है कि दर्पण के केस में दर्पण के पीछे जब प्रतिबिंब बनता है तो आभासी होता है, और उत्तल लेंस के केस में लेंस के पीछे, यानी जिधर वस्तु है उधर नहीं, जिधर वस्तु है उधर नहीं। जैसे ये लेंस है, इधर अगर वस्तु है तो इधर प्रतिबिंब जो बनेगा ये वास्तविक होगा और उल्टा होगा। दर्पण के केस में क्या होगा? इधर अगर वस्तु है इधर प्रतिबिंब बनेगा तो ये आभासी और सीधा होगा, अगर सामने बनेगा तो वास्तविक और उल्टा होगा। बस इस कॉन्सेप्ट में जो है ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है यहाँ पर कि लेंस के केस में जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बने तो वास्तविक आभासी और सीधा, और दूसरी साइड बने तो वास्तविक और उल्टा। राइट, दर्पण के केस में क्या होगा? अगर दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन जाए तो वास्तविक और उल्टा, और दर्पण के पीछे बने तो आभासी और सीधा। बाकी इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप उत्तल लेंस पूछे तो अवतल दर्पण को दिमाग में रखना, ठीक, और ये मुख्य फोकस ही रहेगा हमारा, और 2f को आप वक्रता केंद्र के जैसा मानना और इसके हिसाब से सोचना। फिर आंसर देते समय वक्रता केंद्र के स्थान पर आप 2f डाल देना। बी हमारा राइट आंसर। मनुष्य में बच्चे का लिंग किसके योगदान से निर्धारित होता है? पिता के गुणसूत्र से, है ना। देखो, माता के साइड से तो केवल x ही आता है, पिता के साइड से दोनों प्रकार के शुक्राणु आते हैं, x और y दोनों वाले आते हैं। ठीक, तो अभी मैंने आपको बताया अगर इनके बीच में निषेचन हो जाए तो x बनेगा, अगर इनके बीच में निषेचन हो जाए तो XY बनेगा। तो कौन डिसाइड कर रहा है? जो बच्चा है उसका लिंग किसके गुणसूत्र से डिसाइड हो रहा है? पिता के गुणसूत्र से डिसाइड हो रहा है कि पिता का X वाला शुक्राणु जाकर के निषेचन करता है या फिर Y वाला शुक्राणु जाकर के निषेचन करता है, इससे डिसाइड हो रहा है। सी हमारा राइट आंसर। ब्लीचिंग पाउडर किस विधि से बनाया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर CaClO का होल ट्वाइस, ये ब्लीचिंग पाउडर है। जब शुष्क बुझे हुए चूने पर, शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है।
तो सूखे बुझा हुआ चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 कार्बन परमाणुओं की एक श्रृंखला जिसमें क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप OH हो, वह कौन सा यौगिक है? देखो 3 कार्बन है, तो सबसे पहले आप 3 कार्बन ऐसे जोड़ दो और लगा दो आप यहां पर OH। अब देखो कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, यहां पर कार्बन की एक ही वैलेंसी पूरी हो रही है जबकि 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। तो यहां पर हम 3 हाइड्रोजन जोड़ करके अब इसकी 4 वैलेंसी पूरी हो गई। इस वाले कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी हो रही है, हमें 4 जो है पूरी करनी है। तो यहाँ पर हम लोग 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी पूरी हो रही है और 2 नहीं तो 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या बन गया? यहाँ पर CH3 CH2 CH2 OH। अब देखो 3 कार्बन है, मेथ एथ प्रोप, ये प्रोप है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N लगा देंगे। अब यहां पर OH है तो इसके लिए ओल आता है नाम के अंत में, OE हटा करके है। एल्केन से, एल्केन के नाम के अंत में एल्केन में जो लास्ट में E आता है इसको हटा करके फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होता है उसको जोड़ा जाता है। तो ये प्रोपेन और यहां पर OL लगा दो, प्रोपेनॉल हो गया, राइट। तो प्रोपेनॉल सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इतना करने की आवश्यकता थी नहीं, ठीक है। 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप प्रोपेनॉल, सी हमारा आंसर हो जाता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना किया है। निम्नलिखित में से किस सरल अस्थायी ऊतक में कोशिका भित्ति लिग्निफाइड होती है? ये तीनों के तीनों सरल अस्थायी ऊतक के ही प्रकार है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जो स्क्लेरेन्काइमा की कोशिका होती है, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है ना, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसमें लिग्निन नाम का पदार्थ जमा हो जाता है। लिग्निन नाम का पदार्थ हो जाता है, लिग्निन नाम का पदार्थ जमा हो जाता है तो ये सीमेंटिंग मटेरियल है, सीमेंट जैसा पदार्थ है ना। जब ये जमा हो जाता है लिग्निन इसके कोशिका भित्ति में, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के कोशिका भित्ति में, सेल वॉल में, तो वो सेल वॉल जो है रिजिड हो जाती है ना, दृढ़ हो जाती है, कठोर हो जाती है और मजबूत हो जाती है। कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों का आदान प्रदान बंद हो जाता है जिसके कारण कोशिका मर भी जाती है। तो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। डेड होने का कारण यही लिग्निन जाकर के जमा हो जाता है उसकी कोशिका भित्ति में, तो पदार्थों का आदान प्रदान रुक जाता है कोशिका और पर्यावरण के बीच। नारियल के रेशे आप देखते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं क्योंकि इसी ऊतक से वो बने होते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा इनके जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, इनकी कोशिकाएं जो होती है वो जीवित होती है, लिविंग सेल्स होते हैं इनके, और इनके सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं। डेड क्यों होते हैं? इसी लिग्निन के जमा हो जाने के कारण इनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमाव हो जाता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है? टंगस्टन जो है ये एक धातु है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। जितने भी धातु हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसी का होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण ज़्यादा हीट रिलीज होने के बाद भी ये टंगस्टन जो है पिघलता नहीं है ना। जब हम बल्ब को जलाते हैं तो इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, इसके बावजूद भी ये नहीं पिघलता है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इसका काफ़ी हाई है। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है और यह उच्च ताप पर नहीं पिघलता। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो यहां पर देखो चूना पत्थर को पानी में घोल कर नहीं, जिप्सम को बहुत अधिक ताप पर गर्म करके, जिप्सम को लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके, 373 केल्विन बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाकर ये भी नहीं होगा, तो हम जो है सी ऑप्शन को टिक मारेंगे। जिप्सम को बहुत अधिक ताप पर गर्म करके है और यहाँ पर है लगभग 120 डिग्री सेल्सियस, तो 100 के आसपास, ज़्यादा आसपास तो नहीं बोलेंगे लेकिन फिर भी बी और सी में किसी एक के साथ जाना होगा तो हम लोग सी के साथ जाएंगे, बी के साथ नहीं जाएंगे। औसत चाल की प्रकृति का सही वर्णन कौन सा है?
औसत चाल एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बट्टे में टोटल टाइम। टोटल टाइम, कुल दूरी बट्टे में कुल समय। यह कुल चली गई दूरी को कुल समय से भाग देने पर प्राप्त होती है और एक अदिश राशि है। बिल्कुल अदिश राशि है, सी हमारा राइट आंसर। वेग सदिश राशि है लेकिन चाल अदिश राशि है। वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जिसका काम है बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करना, पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है शरीर में तो इंसान जो है बौना रह जाता है, और जब ज़्यादा सिगरेट हो जाए तो ज़्यादा लंबा हो जाता है। ये थायराइड ग्रंथि जो है हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है इस ग्रंथि के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो इस थायराइड ग्रंथि का जो साइज है काफ़ी बड़ा हो जाता है और उसे हम लोग घेंगा रोग बोलते हैं। पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये इंसुलिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक, इससे थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। थायरोक्सिन हार्मोन, और इसके लिए आयोडीन चाहिए होता है। आयोडीन चाहिए होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग होता है। यहाँ पर इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज होता है। हमारे दोनों किडनी के ऊपर एक एक ग्रंथि है जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है, एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। और यहां से जो हार्मोन सिक्रेट होता है इसे हम लोग एड्रिनालिन बोलते हैं। ठीक, एड्रिनालिन हार्मोन। इस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि जब आप इमरजेंसी के सिचुएशन में होते हैं तब ये हार्मोन आपको उस इमरजेंसी सिचुएशन से फाइट करने के लिए प्रिपेयर करता है। इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ये अग्नाशय है, पैनक्रियाज है जिससे इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। पीयूष ग्रंथि हमारे दिमाग में है, मस्तिष्क में है, जिससे ये वृद्धि हार्मोन का सिक्रेशन होता है। आउटडू ग्रंथि यानी कि ये थायराइड ग्रंथि। और उसके बाद ये पुरुषों में टेस्टिस होता है। अगर आप इस वृषण को छोड़ दो तो ये सारी ग्रंथियां महिलाओं में भी पाई जाती है। महिलाओं के केस में वृषण के स्थान पर अंडाशय होता है। एक कोशिकीय जीवों में जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ये जनन करते हैं द्विविखंडन के जरिए, है ना, बाइनरी फिजन के जरिए। तो प्रायः द्विखंडन द्वारा होता है, और द्विखंडन अपने आप में अलैंगिक जनन है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रायः अलैंगिक जनन द्वारा होता है। और एक ही जीव से नया जीव बन सकता है, बिल्कुल, क्योंकि अलैंगिक जनन है। और द्विखंडन में भी क्या होता है? एक ही जीव से दो नए जीव बनते हैं। माता पिता दोनों की आवश्यकता होती नहीं। ये चीज तो लैंगिक जनन में होता है ना, ये तो लैंगिक जनन में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। गलत चुनना था, सी हमारा राइट आंसर। परमाणु संख्या 19 और 20 के तत्व का नाम क्या है? एटॉमिक नंबर 19 और 20। तो 19 वाले को हम लोग पोटेशियम बोलते हैं और 20 वाले को कैल्शियम बोलते हैं। एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 30 तक जो है आप विद एटॉमिक नंबर आपको याद होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक ऊष्मा ऊर्जा को प्रभावित नहीं करता? तो H बराबर होता है I²RT। याद रखो, धारा की मात्रा, प्रतिरोध है, समय है। धारा है, प्रतिरोध है, समय है, धारा की दिशा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि धारा किस डायरेक्शन में बह रही है। ऊष्मा जो धारा के प्रवाहित होने से उत्पन्न होगी वो इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगी। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल 600 न्यूटन है, लगाया गया बल 600 न्यूटन है, 600 न्यूटन, और जिस क्षेत्रफल पर यह बल लगाया गया वह 0.05 वर्ग मीटर है, तो दाब कितना होगा? एरिया कितना है? 0.05 मीटर स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कि ये एरिया है
और इसी पर बल लग रहा है ये 600 न्यूटन का, कितना दाब उत्पन्न होगा? तो बल बट्टे में क्षेत्रफल कर दो, बल 600 न्यूटन है और एरिया है 0.05, ऐसा ही मात्रक में है, ऊपर 100 जाएगा, ये कट जाएगा 120 बार में, तो 120 और फिर से 2 जीरो डालेंगे तो 12,000 पास्कल। सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे अधिक क्रियाशील है? हर वीडियो में एक सवाल आप देखते ही हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज से पूछा जाता है, और रिएक्टिविटी सीरीज में आपको कई बार लिख करके बता चुका हूँ। पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। सबसे अधिक क्रियाशील है इन सारे में एल्यूमिनियम। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम काफी ऊपर है, बाकी के तो सारे नीचे हैं। यहाँ कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधातु का गुण दर्शाता है? ठोस अवस्था में तन्य होते हैं, तन्य होते हैं धातु, ये मेटल की प्रॉपर्टी है। ठोस अवस्था में आघात वर्धनीय होते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी है। धातु की ये विशेषता है कि खींच करके आप तार बना सकते हो, पीट करके पतली चादर के रूप में ढाल सकते हो। ठोस अवस्था में भंगुर होते हैं, ये अधातु का गुण है। विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, ये फिर से धातु का गुण है। जो अधातु होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, है ना, विद्युत के खराब चालक होते हैं। सी हमारा राइट आंसर। किसी माध्यम के कण जब आगे पीछे समान स्थिति के आसपास गति करते हैं तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? माध्यम का कोई कण है ना, ये कोई कण है, मान लो अब यहां से ये ऐसे गति जाता है, फिर ये ऐसे जाता है, मतलब ऐसे, ये मेन पोजीशन है, यहां से ऐसे गया, फिर मेन पोजीशन पर आया, फिर इधर गया और फिर यहां पर आया। ये एक कंपन हो गया, एक ऑसिलेशन हो गया। साउंड वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया हुआ है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन होता है किसी एक मेन पोजीशन के आगे पीछे, टू एंड फ्रो मोशन जो होता है किसी एक मेन पोजीशन के रिस्पेक्ट में, इसी को हम लोग कंपन बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। ठीक, ये मान लो कि मेन पोजीशन है, यहां से ऐसे कन गया, फिर घूम करके मेन पोजीशन से होते हुए यहां पर आया और फिर यहां पे आया, तो ये एक ऑसिलेशन हो गया, है ना। ऐसे गया, ये घूम करके फिर ऐसे गया, फिर यहां पर आया, ये एक ऑसिलेशन हो गया। और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। तो साउंड चैप्टर में ये सब आपको पढ़ना होता है। रिवीजन सीरीज में मैंने आपको बताया हुआ है साउंड चैप्टर में ये सब। तो इसी के साथ ये वीडियो भी यहाँ पर समाप्त होता है। आपने देखा कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं आसान सवाल पूछे जा रहे हैं, कुछ सवाल जो है मॉडरेट है और टफ तो है ही नहीं, है ना। टफ सवाल जो है आपसे नहीं पूछे जा रहे हैं, इजी टू मॉडरेट है, ज़्यादातर इजी है ना। 80% क्वेश्चन जो है, 80 to 90% क्वेश्चन आपके इजी हैं और 10 से 20% है जो आपके मॉडरेट लेवल के हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।